हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है 11 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर आपका 68 है। इसके पहले दोस्तों 67 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, जाकर के उन्हें देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे ससंजक बल कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अणुओं के बीच लगने वाले बल दो तरह के होते हैं। एक होता है ससंजक बल और एक होता है दोस्तों आसंजक बल। तो दोस्तों, ससंजक बल जब होता है जो एक ही पदार्थ हो, जैसे पानी जो होता है दोस्तों, द्रव जो होता है, अगर कहते हैं जल को मान लेते हैं हम, तो जल के जो अणु होते हैं इनके आपस के बीच में जो लगने वाला बल होता है इसे ससंजक बल कहते हैं। लेकिन दो विपरीत जो दो अलग पदार्थों के बीच के लगने वाला जो बल होता है अणुओं का, उसे आसंजक बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका मेज है और मेज के ऊपर जो है जल का बूंद गिर जाता है तो उसी पे एक जगह स्थिर रहता है जल। तो अगर उसके बीच यानी कि जो जल के अणु है वो और मेज जिसका बना हुआ उसके अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसे आसंजक बल कहते हैं। और दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, अगर यही कहता कि विपरीत पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो आसंजक बल कहते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है ये पृष्ठ तनाव के बारे में। तो पृष्ठ तनाव के बारे में दोस्तों यही होता है कि जब ससंजक बल किसी का अधिक हो जाता है तो उसके पृष्ठ में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे क्वेश्चन से आप समझेंगे दोस्तों, जैसे जल की बूंद यानी वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं, क्योंकि उनके जो अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल होता है वो अधिक होता है, जिससे वो सिमट करके एक रूप धारण कर लेती हैं, और ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम क्या थे जिन्हें बंद कर दिया गया था। दोस्तों, इसमें जो था बॉब और एलिस थे, इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के नाम से जाना, ये फेसबुक के थे जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया था। अगला दोस्तों, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण होता है। तो दोस्तों, शैवाल में हरे रंग का कारण जो होता है ये क्लोरोफिल होता है। अगला दोस्तों, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि क्लोरोफिल के ही कारण जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की वो हरी होती हैं। अगला दोस्तों, जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि गिरगिट जो होता है वो अपने परिवेश के अनुरूप अपना रंग बदल लेता है। दोस्तों, ये भी पूछा गया था एक बार कि आखिर गिरगिट जो अपना रंग बदलता है क्यों बदलता है, किस कारण से बदलता है। तो बदलने का कारण दोस्तों ये होता है अपनी सुरक्षा की वजह से ये परिवेश के अनुसार अपने रंग को बदलते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा एक और चीज़ कि गिरगिट के अंदर जो होता है इनकी त्वचा में एक क्रोमाटोफेरस सेल पाया जाता है। क्रोमाटोफेरस जो होता है, क्रोमाटोफेरस जो होता है एक सेल होती है, एक कोशिका होती है सेल। इसी सेल की वजह से ये अपने रंग को बदल पाते हैं, और ये जो सेल होती है इनके दिमाग से कंट्रोल होती है। तो ये क्या करते हैं, चाहे भूरे रंग का या पीले रंग का या फिर काले या सफ़ेद रंग के अनुसार अपने शरीर को चेंज कर लेते हैं। अगला दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं। दोस्तों, इसमें पूछ रहा है सीधे सीधे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है। तो दोस्तों, अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं इन तरंगों में माध्यम के जो कण होते हैं तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि अनुप्रस्थ तरंगे
किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश जो होता है इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और जो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग होती है, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो दोस्तों ये जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश कैसी तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला है दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके दिशा निर्देश में की गई थी? तो दोस्तों ये जो की गई थी ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में दिशा निर्देश में की गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों शक्ति जो होती है, पावर की जो इकाई होती है वो वाट होती है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में रिपीट किया गया, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि एक हार्स पावर, कई बार आपसे पूछा गया है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। और दोस्तों इसमें ये भी याद रखिएगा कि एम्पियर जो होती है ये विद्युत धारा को मापा जाता है, उसकी जो विद्युत धारा होती है उसकी इकाई होती है एम्पियर। और दोस्तों ये वोल्ट जो होती है ये विभवांतर, इससे मापा जाता है, विभवांतर। अगला दोस्तों, अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसकी विशेषता आपको बताना है। तो ये जो है आपकी, यह एक नाभिकीय अस्त्रों से लैस किए जाने योग्य लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी 2 है, तो आंसर बनाया गया था बैलिस्टिक मिसाइल, मात्र बैलिस्टिक मिसाइल ही ऑप्शन बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की एक विधि, ताकि केवल वही इसे पढ़ सके और संसाधित कर सके जिनके लिए यह बनाया गया है। इनमें डेटा की एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल होती है। इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में यही होता है दोस्तों, इसमें जिसको मैसेज भेजा जाएगा वही केवल पढ़ सकता है और कोई नहीं पढ़ सकता है। अगला दोस्तों, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये ध्वनि जो होती है अध्वनि कहलाती है। और दोस्तों याद रखिएगा इसके बारे में, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, और ये याद रखिएगा कि ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उनके हिसाब से 3 भागों में उनको बांटा गया है। जैसे दोस्तों पहला जो होती है ये होती है अवश्रव्य, अश्रव्य होती है। तो अश्रव्य जो होती है दोस्तों ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरी जो होती है दोस्तों ये श्रव्य होती है, जो हमें सुनाई देती है, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और एक होती है दोस्तों पराश्रव्य ध्वनियाँ। तो पराश्रव्य जो होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। इन तीनों को याद रखिएगा, और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराश्रव्य ध्वनियाँ या श्रव्य ध्वनियाँ किनके बीच होती हैं, या अश्रव्य ध्वनियाँ कितने हर्ट्ज के बीच होती हैं, ये पूछा जाता है। तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों VR का पूर्ण रूप जो होता है वर्चुअल रियलिटी होता है, और आपके ये वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों या सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? तो दोस्तों प्राक जो ऐतिहासिक होता है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक पहला होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नवपाषाण काल। और ये विभाजन कई बार पूछा गया है हिस्ट्री में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप पर स्थित है। और दोस्तों ये नारकोंडम भी भारत का ही है, लेकिन ये नारकोंडम जो है ये प्रसुप्त है, तो इसको याद रखिएगा। बैरन जो है ये सक्रिय है और ये जो नारकोंडम है ये प्रसुप्त है, और ये दोनों जो है दोस्तों ये अंडमान सागर में स्थित है। अगला दोस्तों, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? तो दोस्तों भारत के अलावा जो अन्य देश है जिसका खेल है वो है आपका पाकिस्तान। अगला दोस्तों, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह इस किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो दोस्तों ये सहायक संधि के बारे में पूछ रहा है कि सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था या किसने लाया था? तो दोस्तों इसमें वेलेजली जो था, लॉर्ड वेलेजली, ये सहायक संधि सब ही इसका प्रतिपादन किया था माना जाता है। लेकिन इसके पहले दोस्तों अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी था डुप्ले, डुप्ले नाम था उसका, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, जिसने पहली बार कर्नाटक में हैदराबाद में इस राज्य के लिए इसने सहायक संधि का प्रयोग किया था, इसे वेलेजली से पहले। और दोस्तों डलहौजी की जो है नीति जो होती है इसको हड़प नीति कहा जाता है, हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। और दोस्तों कर्जन के बारे में जान लीजिए, कर्जन ने ही आपका 1905 में बंगाल विभाजन किया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था। अभी जो 2024 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, इसमें भी इनको फिर से वित्त मंत्री बनाया गया है। अगला दोस्तों, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों अपनी धुरी में पूरा करने में इसको 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है। और दोस्तों ये 17 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा एग्जैक्टली कि 27.3 पृथ्वी दिवस लगता है अपनी धुरी में, यानी कि घूर्णन करने में उसे समय लगता है, घूर्णन। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो दोस्तों जारवा जो जनजाति है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। इसी तरह से दोस्तों जारवा के अलावा जो है एक अक्सर पूछते रहता है सैम्पेन, सैम्पेन जो जनजाति होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगला दोस्तों, जल्लीकट्टू क्या है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का ये खेल है। और दोस्तों ये जल्लीकट्टू सीधे सीधे एक बार पूछा गया था कि ये जल्लीकट्टू जो खेल है ये किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु राज्य का है, इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों ये कब मनाया जाता है? तो जब पोंगल का जो त्यौहार होता है, पोंगल के त्यौहार के समय ही ये मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा? तो दोस्तों इसको जारी रखा है छिप्पा समुदाय ने। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, कालबेलिया लोकगीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कालबेलिया जो है ये राजस्थान से संबंधित है। और दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है, इस महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है ये तमाशा माना जाता है, तमाशा। अगला दोस्तों, भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है आपसे कि ये इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है वडोदरा में। और ये दोस्तों वडोदरा कहाँ पे है? तो ये वडोदरा आपका गुजरात राज्य में है। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो पहला है, ये पहला रेलवे विश्वविद्यालय इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा, इसका नाम क्या है और ये कहाँ पर है। अगला दोस्तों 2014 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताइए। तो दोस्तों सारंगी वादक उस समय जो दिया गया था उस्ताद मोइनुद्दीन खान को। तो दोस्तों उस समय करंट का एक क्वेश्चन था, तो
पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सब जितने पुरस्कार मिले हैं दोस्तों, एक करंट के तौर पे इसको तैयार रखिएगा, आपके एनटीपीसी में पूछता है, खास करके पद्म विभूषण जो जिसको दिया गया है वो। अगला दोस्तों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों स्वयं जो योजना है ये शिक्षा का अभिगम, समानता और गुणवत्ता से संबंधित है। और ये स्वयं योजना दोस्तों कई बार पूछी गई है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा, ये स्वयं योजना किससे संबंधित है। अगला दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम मुगल शासक जो था ये बहादुर शाह द्वितीय था। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को एक नाम से और जाना जाता है, बहादुर शाह जफर, क्योंकि ये जफर नाम से कविता भी लिखते थे और शायरी भी लिखते थे। और दोस्तों जिनके बहादुर शाह द्वितीय के बारे में ये भी पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली के शासक थे वही बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। और ये भी पूछता है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बनता है कि बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ पे निर्वासित कर दिया था? तो इन्हें दोस्तों विद्रोह के बाद रंगून जो है इन्हें निर्वासित कर दिया गया था, रंगून, म्यांमार की राजधानी रंगून। और दोस्तों यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी और यहीं पे इनका मकबरा है। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो रंगून में है, म्यांमार में। और ये कई बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, म्यांमार में है। दोस्तों इनका एक फेमस शायरी है जो गज़ल है, कई बार ये है, तो इसको याद रखिएगा। अगर गज़ल भी याद रखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इनका मकबरा भारत में नहीं है, रंगून म्यांमार में है। जैसे इनका है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। तो दोस्तों ये जो है आप इनकी गज़ल काफ़ी फेमस रही है और आज भी लोग इसके बारे में ये गज़ल, इनकी शायरियाँ गाते सुनते रहते हैं। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में नामांकित की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी नीता अंबानी। और दोस्तों याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी और ये पहली भारतीय महिला हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जीके के तौर पे ये कभी भी फिर दोबारा रिपीट किया जा सकता है। अगला दोस्तों, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? दोस्तों इसी देसी भाषा प्रेस अधिनियम को इंग्लिश में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो दोनों अगर नाम याद रखिएगा क्योंकि दोनों नाम से पूछा जाता है। ये लॉर्ड लीटन के शासनकाल में आया था और इसी के शासनकाल में लागू किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू तो लीटन ने किया था, लेकिन ये समाप्त किसने किया था? तो उसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था, लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। तो ये याद रखेंगे। और दोस्तों इसी के दौरान एक क्वेश्चन और बनता है कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम के साथ साथ शस्त्र अधिनियम किसके समय में आया था? तो दोस्तों शस्त्र अधिनियम भी जो था ये लॉर्ड लीटन के ही शासनकाल में आया था। और ये दोनों क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं और आगे भी ये पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के काफ़ी पेट क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है। तो इसको देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी बोलते हैं और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। तो दोनों तरीके से याद रखिएगा और खासकर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नाम से ही अक्सर पूछा जाता है। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी अभिकरण की स्थापना दिसंबर 1980 में की गई थी। और दोस्तों ये याद रखिएगा, भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 1986 में आया हुआ था। और दोस्तों वन संरक्षण जो अधिनियम था, वन संरक्षण अधिनियम था, ये 1980 में आया हुआ था। तो दोनों याद रखिएगा, वन संरक्षण जो है 80 में आया हुआ था और पर्यावरण संरक्षण जो था 1986 में आया हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अभिकरण जो है इसकी स्थापना दिसंबर 1980 में की गई थी। अगला दोस्तों, हिमालय के बाह्य भाग को
भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो बाह्य भाग है उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों थोड़ा सा हिमालय के बारे में यहाँ जान लीजिए। हिमालय में दोस्तों मुख्य रूप से 4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। 4 श्रेणियाँ जो हिमालय में देखेंगे आप इस तरह से पाई जाती हैं। तो इधर उत्तर वाले में जो दोस्तों है ये इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। और ये जो उत्तर में इसके बाद वाली है इसको कहते हैं दोस्तों बृहत हिमालय। फिर इसके बाद जो दूसरी है दोस्तों इसके नीचे इसे कहा जाता है लघु हिमालय, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और इसके नीचे जो पड़ती है दोस्तों उसी को कहा जाता है शिवालिक। तो ये शिवालिक जो है दोस्तों ये बाहर की तरफ है। तो याद रखिएगा ये चारों श्रेणियाँ इसमें हिमालय के अंतर्गत शामिल होती हैं। और ये इसका आंसर है ये शिवालिक। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये जो था दोस्तों आपका ये विनिमय अधिनियम 1773 था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ थे उनकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर ही आधारित था विनिमय अधिनियम 1773। अगला दोस्तों भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है। और दोस्तों ये जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी इधर न्यूज़ में ये वंदे भारत रही भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की स्थापना में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने हेतु की गई थी। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई है 2017 में की गई है। और दोस्तों ये एनटीए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया तो इसको याद रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होता है। और ये पूछा गया तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और करेंट का है ये। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों कुमार मंगलम बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? तो दोस्तों ये कारपोरेट गवर्नेंस को ध्यान में रखने के लिए ध्यान देने के लिए की गई थी। दोस्तों याद रखना है कारपोरेट ऋण भी दिया हुआ तो कंफ्यूज मत होना, कारपोरेट गवर्नेंस की पे ध्यान देने के लिए किया गया था। अगला दोस्तों मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो दोस्तों ये 1765 में दिया था। और दोस्तों ये 1765 का जो वर्ष है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। दोस्तों होता क्या है 1764 में, याद रखिए 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसमें जो है दोस्तों मुगल बादशाह जो थे ये भी शामिल थे और दोस्तों अवध का जो नवाब था वो भी शामिल था और ये पराजित होते हैं। तो इसी के बाद अंग्रेज जो करते हैं क्लाइव ही करता है 1765 में 2 संधि करता है, इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि 2 हुई थी। एक पहली हुई थी 12 अगस्त को और दूसरी जो हुई थी ये 16 अगस्त को हुई थी। तो 12 अगस्त वाली जो पहली हुई थी ये किस मुगल शासक से की गई थी ये भी पूछता है। तो उस समय थे शाह आलम द्वितीय। तो उस समय थे दोस्तों इन्होंने शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे, इन्हीं शाह आलम द्वितीय से ही ये किया गया था, शाह आलम द्वितीय से। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 1765 का इलाहाबाद की जो संधि की गई थी जिससे अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली किस मुगल शासक से की गई थी? तो शाह आलम द्वितीय से की गई थी। और ये भी पूछता है कि किस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला था? तो वो पहली इलाहाबाद की संधि थी जो 1765 में हुई थी और दूसरी भी 1765 में हुई थी, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अगला दोस्तों पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? तो दोस्तों पीली क्रांति जो है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों इसमें याद रखिएगा ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो था ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से। और मत्स्य उत्पादन जो है दोस्तों ये जो आपका है ये पीसी कल्चर से संबंधित है। किससे है दोस्तों? ये पीसी कल्चर से संबंधित है। ये तीनों आपसे पूछता है, इसको याद रखिएगा।
हाँ पीसी क्रांति जो है दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, और दुग्ध से श्वेत है, और पीली क्रांति से तिलहन है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, सारे फैक्ट पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों, वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारियों के संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में प्रदर्शित जैतून की शाखाएं क्या दर्शाती हैं? तो दोस्तों जैतून की जो शाखाएं हैं ये पूरे विश्व में शांति को दर्शाती हैं। इस तरह से देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है तो इस तरह से जैतून के एक बना हुआ है, दोनों साइड में वृक्ष, जैतून की 2 शाखाएं बनी हुई हैं और बीच में वर्ल्ड का मैप है। तो ये दोनों जो है ये किसको शो करती हैं? ये पूरे विश्व में शांति के प्रतीक को सूचित करती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश हैं? तो दोस्तों अंतर महाद्वीपीय देश हैं ये तुर्की और जॉर्जिया। दोस्तों पहले ये जान लीजिए कि अंतर महाद्वीपीय होते क्या हैं। अंतर महाद्वीपीय का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसा देश जिसका कुछ हिस्सा दूसरे महाद्वीप में हो और कुछ हिस्सा जो है इसका दूसरे महाद्वीप में हो, यानी कि एक ही देश है लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, एक अलग महाद्वीप में पड़ता है, दूसरा दूसरे महाद्वीप में पड़ता है। तो इसी तरह से तुर्की और जॉर्जिया को देखेंगे दोस्तों, तो ये तुर्की और जॉर्जिया का एक हिस्सा जो है ये पूरब वाला इसका जो हिस्सा पड़ता है वो एशिया में पड़ता है, और दोस्तों पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये यूरोप में पड़ता है। इसलिए ये जो दोनों हैं तुर्की और जॉर्जिया ये अंतर महाद्वीपीय देश हो जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।